बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मामलाते ज़िंदगी भी आपके अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। वक्त की पाबंदी सीख लीजिए। वक्त की पाबंदी करने से, तमाम चीज़ें प्लान करके इम्प्लीमेंट करने से बहुत अच्छे तरीके से आपके तमाम काम अंजाम को पहुंच जाते हैं। अच्छा जी, हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे, इस खबरों की तरफ चलेंगे क्योंकि आपको पता है हम खबरों से आगाज़ करते हैं। शहर की ट्रैफिक बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नई नई चीज़ें जो हैं वो प्लान की जाती हैं ताकि किसी तरह से भी ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। सो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। शहर लाहौर की आबादी 1.5 करोड़, जबकि रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 81 लाख से तजावुज़ कर गई है। अच्छा जी, 1.5 करोड़ आबादी का ये शहर है और जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं 81 लाख हैं। रजिस्टर्ड व्हीकल्स में से 75% मोटरसाइकिलें शामिल हैं। पंजाब में रजिस्टर्ड व्हीकल्स की 35% रजिस्ट्रेशन लाहौर में, जबकि सालाना 3 लाख गाड़ियों का इजाफा। 20 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स हमा वक्त सड़कों पर मौजूद होती हैं। लाहौर की 1485 किलोमीटर सड़कों को 2100 से ज़्यादा ऑपरेशनल वार्डन से कंट्रोल किया जा रहा है। ट्रैफिक के इज़्दिहाम को कंट्रोल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बिरोकार लाया जा रहा है। CTO साहिबा कहती हैं ANPR कैमरों और सिग्नल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो अब सिस्टम को देखते हुए ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक कमेंट इनसे ले लेते हैं और फिर चलेंगे हम खबरों की तरफ। ये जो आर्टिफिशियल तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है, नई नई चीज़ें लेके आई जा रही हैं, ऑल्दो ट्रैफिक कंट्रोल से बाहर है, तो ये आर्टिफिशियल तरीका कितना जो है वो मौसर साबित हो सकेगा। इमरान यूनस और राव दिलशाद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तो ट्रैफिक से ज़्यादा मुस्तफीद होते हैं, क्या कहेंगे? खवार होते हैं। हाँ, खवार ये कहना ज़्यादा बेहतर है। वैसे परसों मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, ऑनेस्टली। मुस्तफीद आप होते हैं संडे को, जब जिस तरफ आप जाते हैं आप आसानी पहुंच जाते हैं। और मैं तो संडे को जब कभी नाश्ता करने निकली हूँ ना, तब एक्चुअली मुस्तफीद हुआ जाता है क्योंकि ट्रैफिक और लॉरी तो सो रहे होते हैं। इमरान, आपकी तरफ आना चाहूँगी। देखें जी, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने वाकई बताया कि लाहौर की आबादी जो है वो 1.5 करोड़ है और रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जो हैं वो 80 लाख से ज़ायद जो है वो हो चुकी हैं। अब इससे आप हिसाब लगा लें कि हमारे शहर की शाहराहें जो हैं वो वैसे ही ये अपनी तरफ से आप लिटरली आप गवर्नमेंट जो है वो जितनी मर्जी शाहराहें जो है वो खुली कर दे, रोड खुले कर दे, लेकिन आप जिस रोड पे भी जाएंगे ना वो आपको तंग लगेगा, वो आपको तंग नजर आएगा। किसी भी रोड पे आप चले जाए, फिरोजपुर रोड पे चले जाए, वो भी आपको छोटा सा रोड जो है वो लगता है। देखने को तो बहुत खुला कर दिया गया, आपने जो है सर्विस लेन जो है वो खत्म कर दी, रोड को खुला करने के लिए आपने अंडरपासेस बना दी, ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए। रोड का आपने जिक्र किया ना, वो जैसे आप ब्रिज से नीचे उतरे, जो टाइलों वाली शॉप्स हैं उनके बाहर पार्किंग और उनके बाहर तक तो सारा उन्होंने सामान लगाया। लाहौर के जो बेसिक मसाइल है ना, वो ट्रैफिक का मसला क्यों है? ट्रैफिक का मसला जो है ना वो इस वजह से है कि लाहौर में पार्किंग प्लाजे नहीं है, ठीक है, तजावजात जो है वो सबसे बड़ा मसला है और ये ट्रैफिक को ज्यादा बढ़ा। और इसके साथ साथ जो आपने अवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की आदत नहीं डाली, वो आदत क्यों नहीं डाली? क्योंकि आपने लोगों को फैसिलिटीज दी नहीं। आपने लोगों को फैसिलिटीज नहीं ना दी, तो आपने जी मैं वही मैं बता रहा हूँ कि आपने फैसिलिटी दी ही नहीं अवाम को कि 19 में से 17 रूट्स तो आपने बंद कर दिए और वो बंद करने की वजह ये थी कि आप उन अवाम को जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम नहीं कर सकते। आपने आसान कर दिया, मेट्रो बना दी, ऑरेंज बना दी, बस जी वो हमने कर दिया। तो पकड़ ली के मसाइल इतने सारे हैं जिसकी वजह से एक मसला पैदा हो रहा है, इंटेलिजेंस, ट्रैफिक इंटेलिजेंस तरीके से जो वो की जाएगी। देखिए जी, महकमा ने एक कमेंट चाहिए मुझे ब्रेकिंग। देखिए कोशिश तो उन्होंने करनी है कि किस तरह हम जो है वो उनकी मजबूरी है, ये जो नई से नई टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि खुदारा हम किसी तरह ट्रैफिक को रवा रखें और रोड जो है वो ब्लॉक ना हो। लेकिन ये है कि जुड़े मसाइल को भी लाहौर शहर में सिर्फ एक प्रोटेस्ट हो ना, किसी भी रोड पे, फिरोजपुर रोड पे एक प्रोटेस्ट हो, आपका पूरा लाहौर जाम हो जाता है। मॉल रोड पे हो, आपके नाल जेल रोड। राव साहब, अच्छा गुजारिश है कि AI का बड़े अरसे से बड़े ममालिक में इसका जो इस्तेमाल है वो चल रहा है। AI टेक्नोलॉजी से अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो आपको जो कैमरा है वो वॉच कर रहा है और आपका जो चलान है वो जनरेट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये AI टेक्नोलॉजी है। उसके बाद फिर अगर इसी तरह से हेलमेट का इशू है, स्पीड लिमिट है, फिर आपकी स्पीड का सबसे बड़ी बात है, फिर लाइन और लेन की पाबंदी, ये 3-4 कायदे ज़वाबित है। लेकिन गुजारिश है कि लाहौर शहर में अगर आप बात करें तो 25 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ चल रही हैं, जो कि सबसे बड़ा जिनका कंट्रीब्यूशन है स्मोक के एलिमेंट में, जो कि पुरानी स्टडी के मुताबिक ये
43% कंट्रीब्यूशन है। हम फसलों के पीछे हमें भगाया जाता रहा, हमें फैक्ट्रियां कारखानों के पीछे भगाया जाता रहा, भट्टों के पीछे। तो लेकिन ये बड़ा एक जाहिर है, ये बहुत ज़्यादा इस इशू को एड्रेस करने के लिए आपको जो मेन आर्टरीज हैं उन पर एटलीस्ट तजावजात का खात्मा आपको हर कॉस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे या ना चाहे, जो मर्जी हो। अगर आप चाहते हैं कि ट्रैफिक की रवानी बेहतर रहे तो आपको तजावजात का खात्मा करना पड़ेगा, जो कि अव्वलीन है। चीफ मिनिस्टर साहिबा को इस पर स्ट्रिक्ट और जीरो टॉलरेंस, जिस तरह से वो रोटी की कीमत पे आप सुनते हैं ना जीरो टॉलरेंस, इस पे अगर आप जीरो टॉलरेंस रखें तो आपके फ्यूल की बचत होगी, आपका जो स्मोक में कंट्रीब्यूशन है वो उससे बचेंगे और ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर होगी, फिर आप ट्रैफिक से मुस्तफीद हो। चलें जी, ये सजेशन थी और वाकई जब तक आप उससे जुड़े मसले नहीं, आप जितने मर्जी तरीकेकार नए लेकर आते रहें, अगर आपकी रूट जो है वही रहेगी, मसाइल वहां पे रहेंगे, तो फिर ऊपर जितने मर्जी मसले हल कर लें। अच्छा जी, खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आते हैं जी आज की पहली खबर की तरफ। मोटर टैक्स में 15% इजाफा, 22 अरब 20 करोड़ वसूली का हदफ है। प्रॉपर्टी, मोटर्स, प्रोफेशनल और एक्साइज ड्यूटी कीमत में लाहौर रीजन को टोटल हदफ 65 अरब 45 करोड़ से 31 अरब 70 करोड़ का टारगेट हासिल करना होगा। सवाल ये पैदा होता है, ये टारगेट तो ये हासिल कर लेंगे और बड़ी आसानी हासिल कर लेंगे, अवाम से पैसे निकलवाना इनको आता है, अवाम को फैसिलिटेट करना और अवाम का काम भी टाइम पर करना, वो जो नंबर प्लेट, स्मार्ट कार्ड अवाम रुलते फिर रहे हैं, वो काम भी ये टाइम पर कर सकेंगे या नहीं? इमरान अन्ना देखें, अवाम की बात हो रही है ना, कोई भी शहरी जब सुबह आँख खोलता है ना तो उसने घर से निकलना है किसी ना किसी चीज़ की ख़रीदारी के लिए, ठीक है, दही दूध लेने जाना है, नाश्ता लेने जाना है, कुछ भी लेने जाना है ना, बाज़ कहा तो वो अभी घर से निकलता नहीं है और गेट पे बिल पड़े होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना कि शहरी जब आँख खोलता है तो सिर्फ टैक्स 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 की आवाज़ जब तक वो रात को सोता नहीं है ना, मेरे ख्याल से उसके कानों में यही आती है लिटरली। अपने साथ यही कुछ हो रहा है हर चीज़ का ना, हर। अब आप ये देखें, मोटर टैक्स में 15% इजाफा, बिजली का वावेला क्यों मचा हुआ है कि उसमें पता नहीं 12 या 16 किस्म के मुख्तलिफ टैक्स है ना, कि टैक्स 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 यही चीज़ें जो है वो चल रही हैं। अब आप ये देखें, मोटर व्हीकल के हवाले से बात करें मोटर टैक्स के हवाले से बात करें, 15% इजाफे की मंजूरी आपने दी है। ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी गाड़ी में जिसका आप टैक्स पे नहीं करते? मुझे बताएं। अगर आपने गाड़ी के टायर चेंज करवाने हैं आपने टैक्स देना है, फ्यूल डलवाना है आपने टैक्स देना है, मोबाइल चेंज करवाना है आपने टैक्स देना है, कुछ भी आपने उसका ख़रीदना है, नंबर प्लेट लगवानी है आपने उसका टैक्स देना है। अब आप बजाय ये अवाम को सहूलत देने के, टैक्स रिलीफ देने के, आप टैक्स पे टैक्स जो है वो बढ़ा रहे हैं। आपको ये भी पता है कि हम रोड को यूज़ करते हैं, उसका भी आप रोड पे जब आप गाड़ी लाते हैं उसका भी टैक्स देते हैं, आप चाहे टूल टैक्स के ज़रिए दें या किसी और चीज़ के हवाले से दें। तो असल मसला जो है ना वो अवाम को, गवर्नमेंट को ये चाहिए, ये मैं ये नहीं कहता कि एक्साइज जो है वो ये टैक्स लगा रहा है। अब आप ये देखें कि एक्साइज को जो टारगेट दिया गया है, मैं और राव अभी ब्रेक में ये डिस्कस कर रहे थे कि पिछले साल की निस्बत अब 22 अरब ज़्यादा टैक्स जो है वो वसूल किया जाएगा इस बार शहरियों से, ठीक है। और ये मंजूरी जो है गवर्नमेंट ने दी ना। अब गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि वो अवाम को कितना रिलीफ दे रही है, या एक आम सारिफ या एक आम शहरी या कारोबारी जो शख्स है वो कितना कमा रहा है, उनकी जो इनकम है वो तो बढ़ नहीं रही, टैक्सेस जो है वो आप उसका ग्राफ आप जो है वो आसमान तक ले गए। तो किसी तरीके से तो आम को रिलीफ दें आप। ना खाने पीने के टैक्स आप कम कर रहे हैं, ना बिजली के, ना पानी के, ना गैस के, अब रही सही कसर जो है वो आप इस तरह पूरी कर रहे हैं। और मोटर टैक्स के हवाले से हम जैसे पहले बात कर रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले स्टार्ट पे जो हमने डिस्कशन की कि अवाम को आप देखें, शहर का मसला, हम ट्रैफिक की बात कर रहे थे ना, जिसके पास मोटर बाइक थी उसने मोटर बाइक बेच के किस्तों पे गाड़ी ले ली, जिसके पास छोटी गाड़ी थी उसने गाड़ी जो है वो बड़ी ले ली, अपग्रेड कर ली। बात यहाँ पर यह है कि जब आप अवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत ही नहीं देंगे तो अवाम बेचारी क्या करेगी, गाड़ियाँ खरीदेगी ना। तो आप जो है बजाय ये कि जी अवाम ठीक है गाड़ियाँ खरीद रही हैं जी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, हर किसी के घर में 2-2 गाड़ियाँ, उसको टैक्स नेट में लाओ, टैक्स नेट में लाओ, टैक्स बढ़ा दो, अगर टैक्स नेट में आ गया फिर उसको टैक्स जो है उस पर लगा दो, इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो। ओ भाई खुदा का खौफ खाओ, पूरी दुनिया आप तरक्की करना चाहते हो, तरक्की याफ्ता ममालिक को ये तो देखे ना कि वो क्या करते हैं, वो अवाम को सहूलत देते हैं। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपने दफातर में जाना है वो अपनी गाड़ियाँ कहीं पार्क करते हैं
वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ओ भाई उस तरफ तो आओ। बिल्कुल सही कहा। सहूलत आप आवाम को ऐसे दें। आप सहूलत क्या कर रहे हैं कि जी इतना अहदाफ जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है, ये इतने अरब इकट्ठे करेगा, ये इतने अरब इकट्ठे करेगा, ये इतने अरब। ओ भाई आवाम का भी तो सोच लो ना यार। बिल्कुल, आवाम का कोई सोच रहा होता तो ये फैसले किए ही ना जाते। राव साहब, अच्छा, ये मैं डिटेल पढ़ रहा था जब इमरान साहब इस पर गुफ्तगू करे तो ये मजबूरी तौर पर 54% जो इजाफा करके अब 36 अरब 69 करोड़ रुपए जायद वसूल करना होंगे। और अब इसी और ये तरह कर से लेंगे डिटेल राव है। साहब। अच्छा, इसी डिटेल में मुझे एक हैरान कुन तौर पर एक लग्जरी हाउसेस के नाम पे एक टैक्स है जो कि सिर्फ 15 करोड़ रुपए है। उससे हमारा लेना उसके अलावा तमाम जो टैक्सीज हैं, मोटरसाइकिल ब्रांच की बात करें तो वो भी बिलियंस में। अगर 10 मरला, 7 मरला, 6 मरला या 5 मरला से ऊपर घर की बात करें तो वो भी अरबों रुपए में। उसके अलावा बाकी सारे टैक्सेस, कॉटन का भी इसमें कोई 25 करोड़ रुपए कॉटन फीस की मद में भी ये वसूल करते हैं। तो इतने सारे टैक्सेस के बाद क्या लाहौर शहर में लग्जरी जो हाउसेज हैं, क्या वो सिर्फ इतना ही है कि उनसे सिर्फ 15 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है? ये काबिले गौर बात इसलिए भी है कि इस पर या तो फोकस नहीं है, या पर ये अंडर इन्वाइसिंग इसकी टैक्सेशन है वो की जा रही है। अल्लाह आपका भला। जो इसको जो इनके पास रिकॉर्ड होगा प्रॉपर्टी एक्साइज के पास बड़े घरों का, कम से कम लाहौर शहर में 1,000 से लेके 10,000 तक तो घर होंगे जो लग्जरी घर हैं। 10,000 तक डेफिनेटली होंगे क्योंकि 25 लाख घर हैं और 25 लाख का अगर आप तनासुब निकालें तो ये शायद 1% भी नहीं बनता और ये 0.001% बनता है। जो हम बात कर रहे हैं 10,000, अगर सिर्फ घर देखें 10,000 लग्जरी टैक्स अगर आप लगाएं तो यही बिलियंस ऑफ रुपीस बन सकते हैं, लेकिन ये बनाना नहीं चाहते। इस पर लीकेज है, इस पे सारे का सारा जो आवे का आवा है वो बिगड़ा हुआ है। बड़ी मछली है ना भाई। बल्कि मैं यहाँ पर जरूर शेयर करना चाहूँगा कि डीजी एक्साइज से मोहम्मद अली साहब, ये जो प्रीवियस वन, उनके पास बैठे हुए केस आया जिसकी हियरिंग हमारे सामने हुई। फैसलाबाद का सिर्फ एक प्लाजा उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसकी तरफ जो पेंडेंसी थी टैक्सेस की, जो वो टैक्स दे रहे थे और जो उनका बनता था एज पर लॉ, ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा, उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो राव साहब किसने फर्क और ये बताने? जब उसको इंक्वायर किया गया तो बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाई गई। हाँ, लेकिन किसी सिफारिश ने कान नहीं धरे क्योंकि उन्होंने अपना काम किया रेगुलर और उन्होंने पैसे वसूल किए। ये मैं एक बात कर रहा हूँ। और लाहौर शहर में अगर सिर्फ गुलबर्ग के प्लाजों से 100% प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा कर लिया जाए तो आपको 5 मरले और 7 मरले वालों पे बोझ डालने की शायद जरूरत ही पेश ना आए। ये बिल्कुल फैक्ट ओरिएंटेड बात है। लेकिन चूंकि लीकेज है, जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके बेगमात के नाम पर जो असासे हैं उनको चेक करें, उनके सुसर, उनके सालों के नाम पे जो जायदादें हैं वो चेक की जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि पैसा जाता किधर है। हो ये रहा है कि एक्साइज के जो ऑफिसर्स हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी होंगे डेफिनेटली, लेकिन जो अक्सरियत है वो इसी तरह ही है कि अपने अंडे के लिए मुर्गी जो है वो ज़िबा कर दी जाती है। यानी सरकार को छुरी फिरती है, फिर जे हमें अंडा मिलना चाहिए। तो इस तरह ये जो रवैया है, इस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक काम जरूर किया है कि प्रॉपर्टी की एवेल्युएशन के मुताबिक टैक्सेशन होगा एक ही। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अब ऐसा भी है कि सड़क के एक तरफ कैटेगरी जो है वो बी है और दूसरी तरफ सी कर दी जाती है। सी करने से रेट कम हो जाता है टैक्सेशन का। तो ये वाले इश्यूज भी अब एड्रेस होना शुरू होंगे। अब उसको टैक्स उतना हो जितना हर बंदा बआसानी दे सके, और जब ज्यादा लोग टैक्स अदा करेंगे तो उससे बेहतरी भी आएगी। वो एक अलग डिबेट है कि हमारा दिया हुआ टैक्सेस हम पर खर्च नहीं होता, वो ब्यूरोक्रेट्स बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं, उनकी बेगमात, उनके बच्चे बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं हमारे दिए हुए टैक्स। और अगर आपने इसकी मिसाल देखनी हो तो डिफेंस राया में चले जाएं आप, इवनिंग में बरकी रोड और ये जो बेदिया रोड है यहां पर देखें तो आपको सरकारी नंबर प्लेट्स की गाड़ियां ऐसे जाती हुई नजर आएंगी जैसे कि शहद की मक्खियां उस तरफ बढ़ रही हैं। क्यों?
सब ने वहां पर, अक्सरियत ने वहां पर फार्म हाउसेस और इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उसको मॉनिटर करने के लिए भी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। शॉपिंग करनी है यानी हम बेगमात डॉक्टर साहब ये कह दें ने, कि बच्चों ने ये- ड्रिफ्टिंग करनी है तो सरकारी गाड़ियां, वो टैक्स के पैसे, ये वो टैक्स है जो हम अपने खून को और ये किसी और उसके की बाद मौज उसका मस्ती इस्तेमाल में इस जाए। तरह से होता बिल्कुल ऐसे ही है। है। ये वो इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। बहुत ज़रूरी था और बड़े अच्छे तरीके से आपने एड्रेस भी कर दिया, लेकिन माजरत के साथ ये सिस्टम इसी तरह से चल रहा और चलता रहेगा। हमारी जेब से पैसे ऐसे ही निकलते रहेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और सरकारी मुलाजिमीन के लिए पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी क्या लगाई गई है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकेंगे, यानी कि सोशल मीडिया पर कमेंट और मालूमात शेयर नहीं कर सकेंगे। राव साहब, क्या वजह है इसकी? देखिए, गवर्नमेंट हर वो इकदाम करती है जिससे कि जिस पर के अमल दरामद ना होने के बराबर होता है। अब इस तरह के डायरेक्टिव हर बंदे के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, उसको किस तरह से आप रोक सकते हैं? फिर आप मुख्तलिफ जो पोस्ट हैं वो शेयर करने से कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म का कोई डिस्कशन ही नहीं है। पाबंदी लगा दी है जी, आप लगा दे। कई मरतबा ऐसे हुआ है, कोई रीजन तो होती है ना। वो यूट्यूब चैनल बनाने पे पहले एक दफ़ा इस तरह का भी सर्कुलेट निकला था कि यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते और फिर स्टेटमेंट नहीं दे सकते सरकारी मुलाजम। तो मतलब ये इस तरह के अजीब सा ये एक बात है। आज का दौर बड़ा वाज़ेह इजहार राय के हवाले से आप किसी को कैसे पाबंद कर सकते हैं? सरकार का मुलाजिम है तो क्या शहरी नहीं है? क्या उसके मसाइल उसको दरपेश नहीं है? मैं तो है इस बड़ा ही बेतुका सा ये फैसला है जिस पर कि अमल दरामद तो होना ही नहीं ना, सिरे से नहीं होगा। वो अपनी सिम से नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो किसी और से कर लेंगे। इसको रोक सकते हैं आप? वैसे राव साहब, कैसे मुमकिन? राव साहब जो बात कर रहे हैं ये बड़ी वैलिड है। देखें, या तो आप ये कहें ना कि दौरान ड्यूटी आपने सोशल मीडिया जो है वो नहीं करना, या आपके पास अगर कोई नोटिफिकेशन है जब तक वो सर्कुलेट नहीं हो जाता तब तक आपने उसको अपलोड नहीं करना। ये चीज़ें हैं ना। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोई शिकायत करनी है तो पहले आपने उसकी दरख्वास्त देनी है अपनी हायर अथॉरिटीज़ को, आपने सोशल मीडिया पे नहीं करनी। सही। ये चीज़ें चले समझ में आती है, लेकिन ये कह देना कि जी आपने सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करना, ये तो अच्छा, वो हम सॉरी बात फिर जो है वहाँ ले जाते हैं। अगर आप ये पाबंदी लगाते ना कि जी जो सेक्रेटरी साहबान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, कि जी वो सरकारी गाड़ी जो है वो सिर्फ 8 से 5 बजे तक यूज करेंगे, समझ आती है? करें ना बात, ये ये जो होने वाला काम वो है, जो 1000, 2000, 5000 लीटर पेट्रोल लेते हैं, 5000 पेट्रोल लेते हैं, उसका वो बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ। वो मोबाइल जो यूज करते हैं उसका बिल कितना होगा। 2-2 घंटे ड्राइवर 2-2 घंटे गाड़ियां बाहर स्टार्ट रखते हैं। अगर उनके पास अपना घर है तो वो सरकारी घर यूज नहीं करेंगे। ये चीजें हो, चलो समझ में आती है कि गवर्नमेंट बड़ा अच्छा स्टेप ले रही है। ये कह देना कि जी सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो असल मसला होता है ना वो सरकारी मुलाजमीन को होता है, अफसरान को नहीं होता। तो ये इन्होंने सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है मरासला जारी कर दिया कि भाई आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करो। अफसरान का तो कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सके। इसको आप इंश्योर कैसे करेंगे? वही मैं कह रही हूँ ना, किस तरह पता चलेगा? फर्ज करें आप मना कर रहे हैं, हाँ, किसी को आपने टारगेट करना हो तो आप कर सकते हैं कि जी ये हमारा जो मुलाजिम है, ये हमारी चीजें जो है सामने लेके आता है, इसको हम इस मरासले के तहत जो है वो। बहुत ही पैथेटिक ये अप्रोच है। ये इंफॉर्मेशन का दौर है। सोशल मीडिया खाली इसलिए इस्तेमाल नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन्फॉर्मेशन के लिए और मतलब अब तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अगर किसी बच्चे को कोई लेक्चर की समझ नहीं आती तो पेरेंट्स सोशल मीडिया की हेल्प से, यूट्यूब से वो लेक्चर मतलब इस्तेमाल ना करें। बड़ा ये फजूल सा और ये बड़ी पैथेटिक अप्रोच है। अप्रोच यही है कि गाड़ियों का इस्तेमाल बंद करके दिखाएं, इस पर लगाएं पाबंदी। बिल्कुल है आप में जरूरत तो लगाएं। अगर कोई हुकूमत है सूबे में तो ये काम करके दिखाए। एक्स्ट्रा गाड़ियां चलने पे आप सरकारी अमूर के लिए गाड़ियां इस्तेमाल हो 100 बिस्मिल्लाह, बल्कि 1000 बिस्मिल्लाह करें बंद। ये जो डबल केबल डाले दिए होते हैं, मतलब आप 17वें ग्रेड के बंदे का दिमाग कैसे खराब दी होती हैं, फॉर्च्यूनर ग्रेड में आते ही जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको आते ही जब डबल केबल डाला मिलेगा और वो आलू और टमाटर की कीमतें चेक करने जाएगा उस गाड़ी में और फिर उसका दिमाग खराब नहीं होगा तो और क्या होगा? गार्ड मिलेगा, ड्राइवर आप खुद खराब करते हैं। और तो सोशल मीडिया ये वो रवैया है जिसको तब्दील करने की जरूरत है। करें कानून पास आज
कि जो असिस्टेंट कमिश्नर इसको 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं देनी, डीजीज को 1300 सीसी गाड़ी से बड़ी नहीं देनी, और जो डीसीज हैं वो भी 1300 सीसी पे हैं, सेक्टरीज को आप दे दें रियायत 1500 सीसी वो इस्तेमाल। यहाँ 4-4000 सीसी गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही हैं और कहते हैं कि और जिस मुल्क, मकसद के लिए की जा रही है ना, और वो कहते मकसद ही हैं पूरा नहीं कि हो रहा। आम आदमी सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करे। आम सोशल आदमी मीडिया में क्या, सोशल मीडिया क्यों इस्तेमाल ना करे? अपनी है राय की का बात अपनी राय करने का वाली। इजहार नहीं करने देना ना, बस ये बात है। दूसरा, वो ये तमाम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए, इतने वसाइल बुरे कार लाते हुए जो उनकी ड्यूटीज हैं वो भी अंजाम नहीं हो रही, यानी अवाम को तो किसी तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी। अच्छा जी, खबर हमारे पास है, पंजाब हुकूमत ड्रोन्स के जरिए जंगलात की निगरानी करेगी। अब इंसान नहीं निगरानी करेंगे राव साहब। अब बिल्कुल, ये जब से चार्ज संभाला है सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। गो के वो अभी तक जो 35 एनिमल्स आने थे उसको लाने के हवाले से कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन उसके अलावा काफ़ी इश्यूज जो है वो एड्रेस किए गए। उनके पास जंगलात है, वाइल्ड लाइफ है, और ये दोनों चीज़ें काफ़ी अरसा से इग्नोर्ड थी। ये बात आपको मानना पड़ेगी कि जो जू सफारी के हालात थे, आपको वो भी इल्म है। भला हो साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब का, उन्होंने दौरा किया, जितने फंड्स थे उनकी एलोकेशन की, और उससे अच्छी बात यह है कि रवा जो बजट है उसमें उन तमाम स्कीमों को फॉलो किया गया, उनके लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। और इसलिए अब जो ये पहले तजर्बा किया जा चुका है एआई के हवाले से और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, कि मुख्तलिफ मकामात पर जो गैर कानूनी जो जानवरों का, परिंदों का काम किया जा रहा था वाइल्ड लाइफ के हवाले से, उसको रोका भी गया है। अब डीजी मुदस्सर रियाज मलिक भी इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। ये दोनों अलग अलग शोबे, जंगलात और जो वाइल्ड लाइफ है, लेकिन इनका साथ वाइल्ड लाइफ और ये दोनों हैं बुनियादी तौर पे एक ही। फिलहाल इनको दो महकमे डील कर रहे हैं, तो दोनों की जो वजीर हैं वो मरियम औरंगजेब है। तो इस हवाले से अब ये ड्रोन के जरिए जो कटाई दरख्तों की हो रही थी, इस पर थोड़ा फोकस्ड होगा। जाहिर है दुनिया सारी एआई की तरफ जा चुकी है, हमारी पहली खबर भी एआई के हवाले से, तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन हम अभी थोड़ा पीछे। लेकिन बहरहाल राव साहब, दुनिया कैसे आगे गई है, मुझे आप ये बताएं। दुनिया क्या इस तरह आगे गई है कि वो ड्रोन जिसकी कैपेसिटी ही 2 घंटे की है, क्या 24 घंटे निगरानी कर पाएगा? नहीं, इसमें सूरत हाल ये है कि एआई के ज़रिए आपने खाली 2 घंटे की बैटरी की बात नहीं है। वो जाहिर है जब ये सिस्टम लॉन्च होगा, यूपीएस आपको वैसे तो 1 घंटे का बैकअप देता है, लेकिन 4-4, 6-6 घंटे भी तो चलता है। नहीं, ये मेरी बात हो रही है, 2014 में मॉनिटरिंग होगी। देखिए टेक्नोलॉजी, अब ये जो कैमरे चल रहे हैं, जितने चल रहे हैं सेफ सिटी। राव साहब, आप हुकूमत को ना सपोर्ट ना करें ना। बिल्कुल, हम जानते हैं कि मरियम औरंगजेब मैं तो बिल्कुल वो आपसे राय भी लेती हैं, आपसे मशवरे भी लेती हैं। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको, आप कह रहे हैं कि उनके एक प्रेसर में उन्होंने तज़किरा किया कि वाइल्ड लाइफ, उन्होंने WWF भाई आप जंगलात की तरफ आए, वाइल्ड लाइफ को छोड़ें, आप सिर्फ जंगलात की तरफ आए। WWF के साथ उन्होंने 10 साल काम किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि शी नोज हाउ टू डील विद द थिंग्स, उनको पता है। और उसके बाद अब जंगलात की तरफ आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जंगलात में कटाई के हवाले से इंतहाई मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि जंगलात जिस तरह से तेजी से कम हुए हैं पिछले कोई 1-2 डेकेड से हमने देखा है। ब्रेक में ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं, आप ब्रेक ले लें जी। वेलकम बैक। सो हम बात कर रहे थे, मरियम औरंगजेब साहिबा जंगलात को बचाना चाह रही हैं और इसके लिए ड्रोन्स के जरिए इल्जाम लगा रहे हैं कि हम उनको बचाना चाह रहे हैं। अब उनकी बारी रह गई थी, मैं तो उधर कमेंट के लिए हम पे ये इल्जाम लगा था कि हम उनको बचाना चाह रहे हैं। जंगलात जो है कैसे बच सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ ना, क्योंकि मैंने ये महकमा किया हुआ है। 2014 में इन्होंने गूगल मैप के जरिए तमाम वो जो है जंगलात को इकट्ठा किया था। वो प्रोजेक्ट जो है ना, वो फाइलों की नजर हो गया। ठीक है, बात पता है क्या, ड्रोन से जंगलात नहीं बचेंगे। अगर आपने जंगलात को बचाना है ना, तो मुझे ये बताएं कि मैं ओकाड़ा यूनिवर्सिटी जाता हूँ अक्सर, मुझे ये छांगा मांगा भी मैं गया हूँ, जहाँ मैं सिर्फ छांगा मांगा की बात नहीं करता, जहां भी जंगलात है ना, उसके इर्द गिर्द ना, उसके करीब आ रहे हैं। और भाई ये आ रहे वहां पर क्या कर रहे हैं, कोई प्लास्टिक के बर्तन बना रहे हैं। सही बात है। उन आरों पे जाएं, उनसे पूछें कि ये लकड़ी वहां पर दरख्त पड़े होंगे,
किसी भी आप फर्नीचर वाले के पास चले जाएं, जहां फर्नीचर बनता है वहां पर बेहतरीन लकड़ी आपको मिलेगी। वो लकड़ी कहां से आई, उनसे आप पूछेंगे भाई ये आपको मिली कहां से, गवर्नमेंट ने तो आपको दी नहीं, आपने खरीदी, जहां से भी खरीदी, कैसे आई आप? इसी मकसद के लिए तो ड्रोन से, इसी मकसद के लिए तो ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी ना। अब आप ये देखें, यहाँ तो पाकिस्तान में लकड़ी के इस्तेमाल पे, अच्छी लकड़ी के इस्तेमाल पे आप पाबंदी लगा दें, इस तरह आपका बच सकता है। या आप ये करें कि जो गैर कानूनी तौर पर दरख्त काटेगा 10 साल की उसको सजा दें, वटएवर वो कोई कंपनी है, वटएवर वो कोई बिल्कुल जो भी माफिया है, फिर देखें यहाँ इस पर मॉनिटरिंग जमानत बना दें। माजी में भी बड़े फार्मूले बने हैं, गूगल मैपिंग की बात कर दी शहबाज शरीफ साहब के दौर में, मगर सजा और जजा नहीं है। जो फर्क है बुनियादी वो ये है, चाहे इस गवर्नमेंट को बुरा लगे, इसके लिए आपको कानून साजी करने की जरूरत है। जिस तरह से पतंगबाजी असला, गैर कानूनी असला रखने पे नॉन बेलेबल ऑफेंस अब वो बन चुके हैं, तो ये क्यों नहीं? देखें दरख्तों की कटाई, जो दरख्त नहीं काट रहे, ये हमारी आने वाली नस्लों के सर से काट रहे, बिल्कुल सही, तो उसके खिलाफ आपने टिम्बर माफिया, हर जगह पे टिम्बर माफिया, वो है माफिया, टिम्बर माफिया से ये कैसे निपटना है? मरियम औरंगजेब साहिबा, मरियम साहिबा को हम मरियम औरंगजेब साहिबा, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हम सब के सब कहीं ना कहीं ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। कहने को तो अगर ख़ास तौर पे हम लाहौरियों की बात करें तो ख्वाबों के बहुत शौकीन है, लेकिन हम खाने वो खाते हैं जो कि हमारे लिए कहीं से फ़ायदेमंद नहीं होते। तो आज उस खुराक की बात होगी जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर होगी और एक्चुअली बच्चों और बड़ों सबको जो है उसका फ़ायदा पहुँच रहा होगा। अच्छा, जब हम ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत की बात करते हैं, अपनी जिस्मानी सेहत की बात करते हैं, तो पैरेलल जितनी अहम चीज़ जो मैं समझती हूँ है हमारी ज़हनी सेहत भी है। अगर आप जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त हैं, अगर आपका जहन ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ना तो आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई सही से कर सकेंगे, दफ्तर आके सही से काम नहीं कर सकेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। सो 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ बच्चों की सेहत पे बात करना, बच्चों की ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत पे बात करना, माँ बच्चा सेहत के हवाले से बहुत सारी प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं उनकी ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए, नौजवानों की कैसी होनी चाहिए, बुढ़ापे में जाके कैसी आपकी ग़िज़ा होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे ग़िज़ायात आयशा नासिर, नाजिश फरीद, माहिर नफ्सियात जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूँ, कितना ज़रूरी है न्यूट्रिशन पर बात करना, ये वीक मनाना? देखिए, इसलिए ज़रूरी है कि हमें असल न्यूट्रिशन का तो जैसे आपने कहा पता ही नहीं है। हमारा मतलब ये है कि अगर हमने खाना खा लिया तो इट मीन्स कि हमारी न्यूट्रिशन जो है वो पूरी हो गई। और कई लोगों को लगता है कि हम तो घर का खाना खा भी रहे हैं, घर वालों को खिला भी रहे हैं, तो हमें तो कोई डेफिशिएंसी हो भी नहीं सकती, और ये तो बड़ी अच्छी बात है। हालांकि जो खाना हम घर पे बनाते हैं वही तो बुरा है। एक्चुअली हम घर पे भी ये सोच के नहीं बनाते कि जो हम खा रहे हैं ये हमें क्या फ़ायदा देने जा रहा है, और फिर बनाने का तरीका भी कई दफ़ा ऐसा होता है ना, वो हमें फ़ायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान दे रहा होता है। तो बेसिकली इस वीक को बहुत अच्छा है, एक तो मनाया जाता है, ऊपर से कई चैनल्स इग्नोर भी कर देते हैं। आपकी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आपने पूरा वीक को उसको सेलिब्रेट भी किया, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस है कि सिर्फ घर का खाना, जस्ट बिकॉज हम घर का खाना खा रहे हैं डजंट मीन कि वो हेल्दी चीज़ है। चलो बाहर का तो वो तो हमें पता है कि चलो नान चने खा रहे हैं, पाए खा रहे हैं, वो कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर को कंट्रीब्यूट करेगा हमारे, और हमें लगता है ये तो चीज़ें ताकत वाली हैं, हमारी सेहत बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कुकिंग मेथड्स एक्चुअली बहुत पुअर हैं, और घर का खाना वो भी सोने पे सुहागा ही है। वो कौन सा हम कोई बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, ऑयल पे हम कई दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। सो बेसिकली इस वीक से एक फ़ायदा ये होता है कि जो लोगों में डेफिशिएंसीज होती हैं हम ज़रा उसकी अवेयरनेस दे देते हैं। जो बच्चों की डेफिशिएंसीज होती हैं, बड़ों की, माओं की डेफिशिएंसीज होती हैं, बूढ़ों में डेफिशिएंसीज होती हैं, ज़रा उनकी अवेयरनेस आ जाती है। सही। सो जिस्मानी सेहत के साथ दिमागी सेहत कितनी ज़रूरी है? अच्छा देखिए, हमें ये नहीं पता कि हमारा जो गट है और ब्रेन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है आपस में। जिस तरह आपने अक्सर हम पढ़ते भी हैं, कहीं ना कहीं हमने कहीं सुना भी होगा, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। तो जिस तरह गाड़ी के 4 पहिए हैं, ठीक है ना, 2 पहियों पे गाड़ी नहीं चल सकती, इसी तरह माइंड और गट का जो है ना आपस में ताल्लुक है। माइंड के बगैर गट नहीं है, गट के बगैर माइंड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है कि अब जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमारे अल्लाह मियां ने ग़िज़ा के अंदर से नेचुरली हमारे अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स हमें दिए हुए हैं। कैल्शियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें,
प्रोटीन ले लें, कार्बोहाइड्रेट्स ले लें। अब जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, गंदम, गंदम से क्या है हमें रोटी, रोटी कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी ब्रेन की। बिल्कुल आपने ठीक है, वो हमें जब न्यूट्रिएंट्स हमारे पूरे नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा। सही। हम ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले कि फिर कोई लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए। हम बहुत अहम टॉपिक पे बात कर रहे थे। अच्छा जी आयशा, मैं आपसे आ रही हूँ, बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत पूरी करने वाली चीज़ें, बच्चों का न्यूट्रिशन चार्ट होना क्या चाहिए? देखिए, बच्चों को सब फूड ग्रुप्स दें, कोई भी चीज़ रिस्ट्रिक्ट ना करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चा नहीं खाना चाहता, माँ ने ज़बरदस्ती बस उसी एक चीज़ को खिलाना है, और जो बच्चा खाना चाहता है हमें लगता है कि नहीं, हमने वो नहीं देना बच्चे को। बच्चा जो खाना पीना चाहता है उसको वो ज़रूर दें। फैट्स ज़रूर डाइट पे रखें, हेल्दी फैट्स जिसपे बादाम, काजू, पिस्ता, फ्रूट वगैरह आ जाता है। एक मुट्ठी में जितने आते हैं रात को भिगो कर दें, बिकॉज भिगोने से इनके फाइटेट्स उतर जाते हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है। कई लोगों को हैरत होती है सुन के, अखरोट, काजू भी भिगो के देना है। हाँ जी, भिगो के ही देना है। नट्स को भिगो कर देंगे तो उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होगी, और ये बच्चे के दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध दही का इस्तेमाल दिन में 3 से 4 कप बच्चे के केस में ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो डिज़र्ट की फॉर्म में है, खीर बना के दे दी कम चीनी डाल के या शक्कर डालकर, चाहे वो फिर रायते की फॉर्म में है, चाहे वो मिल्क शेक की फॉर्म में है, या सादा दूध का ग्लास है। दूध दही का इस्तेमाल, एंड हथेली के बराबर गोश्त, चिकन, मटन, बीफ, फिश, प्रॉन्स जो आपका बच्चा खाता है दिन में 2 दफ़ा ज़रूर देना है। बच्चे का प्रोटीन पूरा नहीं होगा तो उसका हेयर लॉस भी होगा। बच्चों में प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। रोटी चावल हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़रूरत से मुराद ये है बच्चा 1 रोटी खाता है उसको 1 खाने दें, आधी खाता है आधी खाने दें, वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। उसको हम ज़्यादा बढ़ा के रोटी नहीं खा रहा, रोटी नहीं भी खाता वो हस्बे ज़रूरत रखे। गोश्त का इस्तेमाल ज़रूरी है, दूध दही का, नट्स का इस्तेमाल ज़रूरी है, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जितनी मांगता है, जितने पे जाना चाहता है वो ज़रूर रखें। हाँ, ये है कि बच्चा 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जो बीच में स्नैक्स ले रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम ये आता है कि हमारा बच्चा ना खाने के टाइम पे कुछ खाता नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आता है, आपने वो स्नैक्स रोक देने हैं, बिकॉज होता ये है कि बच्चा वो स्नैक्स इतने ज़्यादा ले रहा है, जिसमें पैकेट की अशिया भी हो सकती है, कोई हेल्दी स्नैक भी हो सकता है। वो स्नैक्स वो इतने ज़्यादा ले रहा है कि मील टाइम पे उसको भूख नहीं लगी हुई होती। तो मील उसको एक प्रॉपर बना के बगैर टीवी के फिर खिलाया जाए, बगैर स्क्रीन के खिलाया जाए, ताकि उसको पता हो कि वो खाना खा रहा है। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो कि अगर स्नैक्स ना लें या ना लें उनकी एपिटाइट ठीक होती है। ऐसे बच्चे के केस में एहतियात बस ये करनी है कि पैकेट की अशिया का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड का, बिस्किट चिप्स का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, और हेल्दी स्नैक्स जैसे फ्रूट्स हो गए, भुने हुए चने हो गए, नट्स हो गए, कोई स्मूदी, मिल्क शेक्स वगैरह हो गया, इनका इस्तेमाल ज़्यादा कराना। सही। सो ये बच्चों के लिए एक फुल पैकेज है, तो ज़रूर हम इसको अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर करेंगे। बच्चों की ज़हनी सेहत क्या चीज़ें मैटर करती हैं, इसके लिए क्या करना है पेरेंट्स को? लोग कहते हैं अब बच्चा मेरा नालायक है, इसको सबक याद नहीं हो रहा, ये चीज़ें बहुत सारे पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। देखिए, हम लोग बच्चों को ना बहुत अंडररेटेड एक वो उनकी मेंटल हेल्थ को ले लेते हैं। वो इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते, कई दफ़ा बच्चे जो है ना अपना रेगुलेट नहीं कर सकते, इमोशनल जो है मूड रेगुलेशन उनकी नहीं होती है, आपका ब्रेन उनका सही तरह फंक्शन नहीं कर रहा होता। तो क्या करते हैं वो, कई दफ़ा अपने शेल में चले जाते हैं, कई दफ़ा वो अपने टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, कई दफ़ा उनको गुस्से आ रहे होते हैं, बिला वजह खाना नहीं खा रहे होते हैं, माँ से लड़े थे। ये छोटा सा इन्फेंट भी होगा ना, छोटा सा बच्चा भी होगा, उसको भी आप दूध पेट नहीं भरा होगा या उसको कोई टेंट्रम थ्रो करेगा तो वो अपना मुंह से नहीं बोल सकता, बट अपना वो उस शो करेगा। इसी तरह जब टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स क्या करते हैं बेचारे, जब उनको प्रॉब्लम होती है कि वो बिंज ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहायत अनहेल्दी उनके लिए एक चीज़ है। उससे क्या होता है उनकी, अगर आप जैसा मेंटल हेल्थ और आप कह रहे हो कि ग़िज़ा से क्या ताल्लुक़ है, जब वो बिंज ईटिंग करेंगे, जब वो अपने शेल में चले जाएंगे, तो वो अनहेल्दी जब चीज़ें खाना शुरू कर देंगे, तो जैसा ओमेगा 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चीज़ें जो है ना बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, ओमेगा 3, ये मेंटल हेल्थ से मैं रिलेट कर रही हूँ, आयरन, विटामिन डी एंड B12, ये 4 चीज़ों की डेफिशिएंसी आपको हो गई ना तो देन आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है और इससे सिवियर डिप्रेशन आती है। और ये हमें ग़िज़ा, अल्लाह ने हमें नेचुरली हमें सारी चीज़ें दी हैं, उसे नेचुरली हमें पूरी करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। सो मेंटल हेल्थ को नॉट ओनली कि जी हम लोगों को होता है, बच्चों को भी इफेक्ट उसी तरह होता है जितना बड़ों को होता है। बिल्कुल ऐसे ही आपको बच्चा हेल्दी नज़र आ रहा है, सो अगर आप ये कहें कि उसकी मेंटल हेल्थ भी, उसके लिए आपको अलहदा से उसकी एफर्ट करनी पड़ती है।
वो भी आप ग़िज़ा के ज़रिए पूरी कर सकते हैं, जिनका जिक्र किया है नाज़िर साहिबा ने। ब्रेक के बाद आते हैं और फिर बात कर लेते हैं कि जी आजकल जो डाइट के शौकीन लोग हैं बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, लड़कियां लड़के दोनों ये प्रैक्टिस हम देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक है, हमारे साथ आयशा और नाज़िर साहिबा मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आयशा, अब वेट बढ़ना सबका मसला है, सो हम इस चीज़ पे देखते, मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप कर देती हूँ, सो वेट भी ना बढ़े, न्यूट्रिशन भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्या करना है? अना, हम ना जब हम पढ़ते भी थे एज अ स्टूडेंट भी जब हम पढ़ते थे तो हमें ये लगता था कि अगर हम प्रोटीन की मिकदार ज़रा बढ़ा देंगे तो हमारी किडनी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है। अब लेटेस्ट रिसर्च इस चीज़ को कहती है, इनफैक्ट हमें तब इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, इतना एक्सपोजर भी नहीं था। आपने प्रोटीन अपना बढ़ा के रखना है अगर आप डाइट कर रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं या वेट मेंटेन भी करना चाहते हैं। प्रोटीन में क्या आ जाता है, चिकन, फिश, मटन, बीफ, प्रॉन्स वगैरह ग्रिल करके डिनर में या लंच में इनका इस्तेमाल कर लें। रोटी चावल अपने कम कर दें। मैंने कहा कम कर दें, मैंने ये नहीं कहा इनको एक्सक्लूड कर दें। रोटी जितनी खा रहे हैं उसको हाफ कर दें, सालन जितना खा रहे हैं उसको डबल कर दें। और दूसरी चीज़ जो मैंने बहुत लोगों में देखा है, हम तो जी सालन उबाल के लेते हैं, हम तो ऑयल उसके अंदर ऐड करते ही नहीं है। भाई अगर आप ऑयल ऐड नहीं करेंगे तो हेयर फॉल भी शुरू होगा, एजिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ऑयल का इस्तेमाल करना है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है, कैनोलिव या कॉर्न ऑयल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक वक्त की आपके खाने में 1 मैक्सिमम 2 टीस्पून तक ऑयल होना चाहिए, इसको एक करें। मगर ऑयल को एक्सक्लूड कर देने से भी आपको नुकसान जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। कल परसों ही मैं एक पेशेंट को देख रही थी जिसने मुझे कहा नहीं फ्रूट तो नहीं, फ्रूट में तो बहुत शुगर होती है। हेल्दी शुगर और बुरी शुगर का ज़रा फ़र्क समझ लें। फ्रूट के अंदर जो शुगर है वो अच्छी शुगर है, लेकिन अगर आप वेट मेंटेन या वेट लॉस कर रहे हैं तो आपने 2 सर्विंग से ज़्यादा नहीं लेना फ्रूट का। और 1 सर्विंग जो होता है वो 1 पाव के करीब होती है। अगर मैं उर्दू में बताऊँ, 1 मेजरिंग कप में जितना फ्रूट आता है वो 1 सर्विंग है। अगर आपने वेट लॉस करना है तो 1 मेजरिंग कप के बराबर आप फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। दूध दही का इस्तेमाल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध के बारे में भी जी ये अफवाह है कि वेट गेन कराता है, बिल्कुल गलत है। इवन मिल्क शेक का भी इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं लेकिन अपनी कैलोरीज के अंदर अंदर रह के करते हैं तो ये वेट गेन नहीं कराएगा। दूध या दही की भी 1 सर्विंग मिनिमम आपकी डाइट के अंदर होनी चाहिए। नट्स का इस्तेमाल भी आना बहुत ज़रूरी है। हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं, ये वो थोड़ी सी गाइडलाइंस हैं जिनको आप फॉलो कर लेते हैं तो आप वेट मेंटेन भी कर सकेंगे, लॉस भी कर सकेंगे और आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। यानी आपने कुछ भी स्किप नहीं किया, सब चीज़ें ऐड करके सिर्फ पोर्शन कंट्रोल और थोड़ा सा आपने चीज़ों का ख्याल रखना है। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सो नौजवानों की हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छा एक डाइट चार्ट आयशा ने बता दिया। नाज़िर साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। हम जब कम खाते हैं मुझे ऐसा फील होता है, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। बहुत ज़्यादा खाओ तब भी आपकी तबीयत अजीब सी हो जाती है। सो मेंटली हमने रिलैक्स कैसे रहना है? देखिए, जब हम लोग कम खाते हैं ना तो हमारे क्या होता है, डेफिशिएंसीज बहुत सारी बॉडी में आ जाती हैं। उससे हमें फिटीग होती है, हमें उससे वीकनेस होती है, उससे हमें मूड स्विंग्स होते हैं, हमें उससे गुस्सा आता है। जैसे अभी डाइट की बात करें कि आजकल लोग कम डाइटिंग करते हैं तो क्या होता है, तो जब आप डाइट करते हो तो क्या होता है कि आप कम चीज़ें खा रहे होते हो और उस डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं। उससे आपको जब मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं और आपको गुस्से आ रहे होते हैं तो वो आपके लिए, आपको ये नहीं पता होता कि आपको कौन सी इनटेक आपने प्रॉपर लेनी है। जैसा मैं बताती हूँ, ओमेगा आपको फ़िश से मिलती है, मीट से मिलती है। आपको आयरन जो है चुकंदर से, सेब से, गाजर से, कलेजी खाने से, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको मिलती हैं। फिर आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्लीप डिसऑर्डर करती है, क्योंकि जब आपको फटीग रहती है और जब आपका पेट भरा नहीं होगा, आप बच्चे को भी देखें, पेट नहीं भरा होता वो रोता है, आधी रात को उठ जाता है। तो पेट नहीं भरा होगा, ये मैग्नीशियम और आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो आप सो नहीं सकोगे रात को। फिर डाइट आपकी कम होगी तो आप उससे भी सो नहीं सकोगे। तो जनरली अपनी लाइफस्टाइल आपको जो है ना, ग़िज़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ को जो है ना हेल्दी रखने। यानी हम ऑल्टरनेट तलाश करते रहते हैं, हम अच्छी ग़िज़ा लेंगे, अच्छा सोएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे तो बहुत सारे मसले, हमारी जिस्मानी सेहत भी और ज़हनी सेहत भी ठीक रहेगी। सो आज के शो का मकसद भी ये था कि ये सब चीज़ें आप तक पहुँचा सकें। कोशिश हमारी पूरी रही, लेकिन कुछ लाइव इवेंट्स बीच में ऐसे आते रहे कि हमारी गुफ्तगू बहुत सारी हम करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात हुई। अल्लाह हाफ़िज़।